नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ भूदसाव मामला परीक्षण कर रही एजेंसियों पर उठ रहे सवाल पर बोले सीएम धामी। कहा, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के बाद सरकार लेगी आगे का निर्णय। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोशीमठ समेत कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड में गो तस्करी पर धामी सरकार सख्त। संलिप्त अभियुक्तों पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। डीजीपी ने आदेश किए जारी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से फरियादियों की उमड़ी भीड़। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने मैदान से लेकर पहाड़ तक जताया पूर्वानुमान। सरकार, शासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की दी हिदायत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2 दिनों तक देहरादून के रायवाला में ये अहम बैठक रखी गई है। 2 दिवसीय बैठकों में प्रदेश और देश की समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षाओं योजनाओं के विषय पर भी मंथन किया जाएगा। को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी। अब इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तत्परता से काम कर रही है और वहां केंद्र की 8 एजेंसी लगातार परीक्षण में जुटी हुई है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए इस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद यह रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी। उसके बाद ही सरकार आगे का निर्णय लेगी। पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें। जोशीमठ के भूदसाव आपदा प्रभावितों के लिए उद्यान विभाग की भूमि और ढाक गांव में बनाए जा रहे प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डीएम चमोली ने भी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करें। आपको बता दें कि जोशीमठ में आपदा प्रभावित के लिए टीसीपी तिराहा के पास उद्यान विभाग की भूमि और ढाक गांव के निकट केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के प्री फैब्रिकेटेड सेट शेल्टर बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। बात की जाए उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब की, तो ये शेल्टर 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। वहीं ढाक गांव में भूमि चयन होने के बाद भूमि समतलीकरण, बिजली, पानी, सीवर आदि की प्रारंभिक व्यवस्था तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से तेजी से भूदसाव हुआ, उस प्रकार से सरकार ने जो बहुत जल्दी अपना निर्णय लिया, डिसीजन लिया और अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से उद्यान विभाग में डेमो के रूप में प्री फैग बनाए जा रहे हैं और इसी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पे अपना ढाक गाँव में जहाँ पर एनटीपीसी की ज़मीन थी, वहाँ पर भी प्री फैग तैयार होने के कगार में है। वो बहुत अच्छा और बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल साबित होगा और आम जनमानस उससे काफ़ी खुश भी। मैं भूस्खलन, भूदसाव
हुआ उस प्रकार से तत्काल सरकार एक्शन मोड में है। और जिस प्रकार से एक डेमो के रूप में 3 बीएचक, 2 बीएचक और 1 बीएचक के जिस प्रकार से हट बनने जा रहे हैं, उद्यान विभाग के जमीन में बन रहे हैं। और ये कहा गया कि जनता को उसका डेमो दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से हट बने हैं। और जब जनता को ये संतुष्टि मिल जाएगी तो उसके बाद अन्य हटों को बनाने का भी कार्य तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में और जिस प्रकार से ढाक में भी इस प्रकार के हट्स बनने लगे। जोशीमठ आपदा से होटल होमस्टे कारोबार हाशिए पर हैं। 75% बुकिंग रद्द होने से कारोबार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2 जनवरी तक 75% तक बुकिंग अब रद्द हो चुकी है। उधर संचालकों ने अपने स्टाफ में भी बड़ी कटौती की है। जोशीमठ में 68 होटल और 101 होमस्टे संचालित हैं, जो कि एसोसिएशन के अंतर्गत पंजीकृत हैं। 25 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक पूरे सीजन की बुकिंग मिली, लेकिन सब रद्द हो गई। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, जोशीमठ आपदा से जो होटल और होमस्टे कारोबार है वो हाशिए पर चले गए हैं, कई बुकिंग्स रद्द हो चुकी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, लगातार लोगों के घरों में दरारें पड़ी हैं, जमीन जो काफी हद तक जो दरक रही थी उसमें जो रिसाव है, पानी का रिसाव हुआ, जिस कारण से राहत और बचाव का कार्य सरकार ने बड़ी तेजी के साथ शुरू किया। और मौके पर इस समय 8 भारत सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, जो स्थलीय निरीक्षण कर रही है, यानी टनल का भी निरीक्षण कर रही है। जो कच्चे पहाड़ के तौर पर जोशीमठ में बताया जाता है 1976 की रिपोर्ट के मुताबिक कि कच्चा पहाड़ टूट करके जोशीमठ के क्षेत्र पर गिरा था और उसी पर जोशीमठ का निर्माण हुआ है। ऐसे में इन तमाम बातों का भूगर्भीय सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है और सरकार इस पर पूरी स्थिति बनाकर रख रही है। इसके अलावा जहां तक राहत और बचाव के कार्यों का सवाल है, तो लोगों को पूर्ण रूप से मुआवजा मिल सके, मकान के बदले मकान मिल सके, उससे पहले लोगों का पुनर्वास किया जा सके, पुनर्स्थापन, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके। और इसके लिए बाकायदा जोशीमठ को लेकर के हर वक्त हर दिन एक बुलेटिन जारी किया जाता है आपदा प्रबंधन टीम की तरफ से, जिसमें पूरी जानकारी दी जा सकती है कि पानी का रिसाव कितना हुआ है, या फिर मुआवजे को लेकर के कमेटी ने किन किन लोगों का चयन किया है, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आगामी 27 अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो 27 अप्रैल से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे, यानी 4 धाम यात्रा के लिए लोग अभी से ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा उनके लिए ना हो। जिसके लिए, क्योंकि हम जोशीमठ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जोशीमठ क्षेत्र के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, होम स्टे हैं, तकरीबन 75% उनकी बुकिंग हो चुकी थी। अब 75% बुकिंग होने के बाद जो हालात जोशीमठ में बने, उसके कारण जो वर्तमान स्थिति है उसमें लोगों ने अपनी जो बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग थी, उसको रद्द कर दिया है, जिसको लेकर के जो पर्यटन कारोबार है उस पर काफी मार यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर पर्यटकों से, टूरिस्टों से और पूरे देश की जनता से आह्वान किया है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसका एक उचित समाधान राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर निकाल रहे हैं। जोशीमठ में अगर लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करना पड़ेगा तो उस प्रक्रिया में भी काम आगे किया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय कारोबारी है उनके लिए थोड़ा मायूसी की खबर जरूर है, क्योंकि बड़ा लोन लेकर के लोगों ने होम स्टे शुरू किया, धर्मशालाएं बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, होटल्स बनाए, और जब इस तरीके से बुकिंग अगर नहीं होगी तो लिहाजा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर जो कारोबारी जगत से है। और 25 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक सीजन की जो कंप्लीट बुकिंग थी वो मिल चुकी थी। और उसके मुताबिक, क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं 28-29 जनवरी के बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जो एडवांस बुकिंग थी वो रद्द होने के कगार पर चली गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार और पर्यटन मंत्रालय बड़ी तेजी के साथ इस मैसेज को कन्वे करने का प्रयास कर रहा है कि इस तरीके की कोई परेशानी, कोई समस्या जोशीमठ क्षेत्र में नहीं है, लिहाजा आप आएंगे, तमाम माकूल इंतजाम सरकार की तरफ से नजर आएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पीडब्ल्यूडी एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के डीएम के साथ जोशीमठ समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि चारधाम यात्रा के कपाट खोले जाने की तिथि अब आ चुकी है, जिसको लेकर संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने प्रदेश की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने विपक्षी दलों से किसी भी ऐसे भ्रामक संदेश जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को क्षति पहुंच सकती है, ऐसे प्रचार न करने की हिदायत दी है। चार धाम को देखते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चार धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। पहाड़ों में कृषि फल उत्पाद से रोजगार देने के लिए वन विभाग भी काश्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में भेजता है। इसके बाद किसानों को रोजगार से जोड़ रहा है। फाटाव्यूम कैट प्लान के तहत कीवी बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला से आए किसानों को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग धनपुर रेंज में कीवी के पौधे बांटे गए। इन किसानों को हिमाचल के सोलन के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इन 24 किसानों को प्रशिक्षण के बाद 400 से अधिक कीवी के पौधे बांटे गए। किसानों ने इस प्रशिक्षण के बाद अपने अच्छे अनुभव बांटे और विभाग को धन्यवाद किया, जिससे किसानों की आजीविका आने वाले समय में कीवी फसल से बटेगी। कीवी फसल ज्यादातर न्यूजीलैंड में पैदा होता जाता है। इसमें विटामिन की मात्रा अधिक होने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वहीं पहाड़ों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्यजीव भी इस फल को नुकसान नहीं पहुंचाते। फाटाव्यूम कैट प्लान योजना चल रही है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में। उसमें एक कीवी उत्पादन के लिए एक एक्सपोजर विजिट अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 24 तारीख से 28 तारीख तक आज समापन हुआ है और लाभार्थियों को सोलन में भेजा गया। वहाँ पे जो कृषि विकास केंद्र है वहाँ पर भेजा गया और वहाँ के जो कृषक हैं जो ऑलरेडी इसको उगा रहे हैं और जो वहाँ पे वैज्ञानिक हैं उनसे इनका परस्पर संवाद हुआ और वहाँ से लगभग 400 पौधे जो है वहाँ से लेके आए हैं। और चूँकि वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में समानता है तो हम लोग इनको कृषकों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये अपने खेतों में लगाएं और ये आगे आने वाले समय के लिए कीवी उत्पादन जो है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना रहेगी और काफ़ी इससे जो है आप जी को आजीविका में वृद्धि भी होगी। इसका कॉस्ट बहुत अच्छा है और प्रति नाली जो हमने उस दिन हिसाब लगाया था तो आपका 3-3.5 लाख रुपए तक का जो हम प्रति नाली का जो प्रोडक्शन एक रफ एस्टिमेशन किया था और किसी भी औद्यानिकी में और कृषि में इतना आमदनी नहीं दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इसको बंदर से कोई नुकसान नहीं था। तो ये सब सोच करके मैंने एक प्रशिक्षण का एक
उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौवंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को और भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस राज्य में गौ रक्षा को लेकर जितना सख्त कानून है, उस राज्य में भीड़ द्वारा हत्याओं के मामले भी उतनी ही ज्यादा हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि डीजीपी के आदेश के बाद सभी 13 जनपदों की पुलिस को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो गैंग बन के गो हत्याएं करके करते हैं, जो उनके खिलाफ हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डीजीपी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारे कार्रवाई की जाएगी। जो गिरोह बना के अपना इस काम में इलीगल एक्टिविटी में जो सम्मिलित होते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। हाल में हमने डीजीपी साहब के निर्देश पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे हुए हैं। उसे चलते जो भी ऐसे ही अनटुवर्ड इंसिडेंट है, कानून व्यवस्था में बाधा करने वाला, वो इंसिडेंट्स नहीं होगी। उत्तराखंड में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के बाद अब भाजपा महिला मोर्चा ने मांग की है कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिला आरक्षण तय किया जाए। यह मांग प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में भी 50% आरक्षण है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाएं विकास कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम के सम्मान में आयोजित किया गया धन्यवाद समारोह के दौरान मुख्य सेवक सदन में यह बात कही। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश पास किया गया था, जो राजभवन की अनुमति के बाद राज्य में लागू भी हो गया। इसी को लेकर भाजपा की महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री के सम्मान में धन्यवाद समारोह आयोजित किया था, जिसमें आशा नौटियाल ने यह मांग की। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में फरियादियों का तांता लगा रहा। दूरदराज से लोग जमीन, सड़क, बिजली, पानी सहित तमाम समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनका मौके से ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर में छोटी छोटी ऐसी गलियों में ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर चलने की शिकायतें मिली, जिस पर उन्होंने एसपी ट्रैफिक को तत्काल मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जमीन संबंधी मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण निचले स्तर पर ही हो। इसके लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया है, ताकि परेशान लोगों को दूर दराज भटकना न पड़े। इसलिए मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निस्तारण जो हमारी पब्लिक की समस्याएं उनका किया जाए, और यथासंभव जो समस्याएं जिले स्तर की हैं जिले में ही सॉल्व होनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यही प्रयास रहता है कि जो हमारे पास शिकायतें हैं उसको यहीं पे हम सॉल्व करें। तो जनता मिलन में अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 25-26 जो यहाँ पे फरियादी आए हैं उनसे मेरी मुलाकात और बातचीत भी हो गई है। एक बड़ी समस्या अभी विद्युत पोलों को लेके आई है कालिका कॉलोनी से, जहाँ पे कॉलोनी वालों का कहना है कि जो पोल लगाए जा रहे हैं उसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और कोई ऑल्टरनेट रूट भी हो सकता था जिसपे। वहीं अब बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार का अनुमान जताया है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून में भारी बारिश की संभावना है। सरकार, शासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है मौसम को लेकर? जी देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, और अगले 48 घंटे में मैदान से लेकर चाहे पहाड़ की बात करें और जितने भी पर्वतीय इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और
जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे जो पर्वतीय इलाके हैं, उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, यहाँ तक कि राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश की संभावना है, वो जताई गई है। और पर्वतीय जिले हैं जो वहां पर जो 2500 से मीटर की ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे केदारनाथ की बात की जाए, गंगोत्री की बात की जाए, औली की बात की जाए, तो इन जगह पर बर्फबारी हो सकती है। और जो वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं रोहित थपलियाल, उनके मुताबिक जो है अगले 24 घंटे पूरे उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और रविवार और सोमवार को भारी बर्फबारी के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।